डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। पिछले टॉपिक में जहां पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था उसमें आपने देखा था अगर हमारे पास एक कॉइल है, ऐसे सपोज एक कॉइल है हमारे पास, इस कॉइल के थ्रू जब आप करंट चेंज करते हैं, जब आप इस कॉइल के थ्रू करंट चेंज करते थे तो इसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। और उस ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन ऐसे होती थी दैट वाज ट्राइंग टू अपोज द चेंज इन करंट, दैट वाज ट्राइंग टू अपोज द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। जो चेंज आप करंट में लाते थे जिसकी वजह से वो ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाता था, उसकी डायरेक्शन ऐसे होती थी कि वो उस चेंज को अपोज करता था। सो दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये उस चेंज को वहां पे अपोज करता था, तो इसको हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, मैं और एक कॉइल यहां पे लेता हूं, लेट्स सपोज ऐसे मैंने और एक कॉइल ली है। अब हम क्या करेंगे, जब मैं करंट इसके थ्रू चेंज करता हूं, लेट्स सपोज इट इज कॉइल C2, इट इज कॉइल C1। जब मैं करंट चेंज करता हूं थ्रू कॉइल C2, when the current flowing through coil C2 is changed, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इस कॉइल C1 में ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाता है। जब हम करंट चेंज करते हैं इन कॉइल C2, उसकी वजह से करंट ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है किसमें, कॉइल C1 में। इसको हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो यहां पर जब आप चेंज लाएंगे इन करंट थ्रू कॉइल C2, उसकी वजह से ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाता है इन कॉइल C1, और उस ईएमएफ या उस करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, बाय लेंज़िस लॉ। बाय लेंज़िस लॉ उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इट विल अपोज द चेंज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। जिस चेंज की वजह से वो करंट इंड्यूस हो गया था वो उस चेंज को क्या करेगा, अपोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे आपने करंट इंक्रीज किया था, जब आप करंट इंक्रीज करते हो तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। जो ये इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि ये इस करंट को इंक्रीज नहीं होने देगा, ये इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। सिमिलरली अगर आपने करंट डिक्रीज किया था तो उसकी वजह से जो करंट इसमें इंड्यूस होगा, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो इस डिक्रीज को अपोज करेगा। सो दैट मीन्स इस कॉइल C1 में भी अब प्रॉपर्टी रहती है, इस कॉइल C1 में एक प्रॉपर्टी रहती है कि जिसकी वजह से जो ईएमएफ या करंट इसमें इंड्यूस हो जाता है वो क्या करता है, वो अपोजिशन ऑफर करता है, वो अपोजिशन ऑफर करता है। किसको अपोजिशन ऑफर करता है, चेंज इन करंट, जो इस कॉइल में करंट में चेंज आ गई थी वो उसको अपोजिशन करता है। यानी अगर इसमें इंक्रीज हो जाता था करंट तो इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है थी बाय वर्च्यू ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की वजह से इसमें एक प्रॉपर्टी रहती थी कि वो इस इंक्रीजिंग करंट को अपोजिशन करता था। अगर इसमें करंट डिक्रीज हो जाता था तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती थी कि जिसकी वजह से जो ईएमएफ या करंट इसमें इंड्यूस हो जाता था उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से क्या करता था, ये इस डिक्रीजिंग करंट को क्या करता था, अपोजिशन करता था। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम क्या कहेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच by virtue of which the EMF or current induced in that coil opposes the growth or decay of current in the neighboring coil. that has induced it.
So the property of a coil by virtue of which the EMF or current induced in that coil opposes the growth or decay. Growth means increase, decay means decrease. The growth or decay of current flowing through the neighboring coil that has induced it, जिसकी वजह से ये करंट इसमें इंड्यूस हो गया था, उसी को ये अपोज करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब यहाँ पे जैसे मैंने सेल्फ इंडक्टेंस में बोला, जितना आप ज़्यादा करंट इसके थ्रू फ्लो करेंगे, जितना हम इंक्रीज करेंगे इसके थ्रू करंट, तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा थ्रू कॉइल C1. सो दैट मीन्स द फ्लक्स linked through the coil is directly proportional to the current flowing in the neighboring coil. So that means let's suppose यहाँ से करंट I2 फ्लो हो रहा था, अगर यहाँ से करंट I2 फ्लो हो रहा था, so that means the flux through the coil C1, the flux through coil C1 is directly proportional to the current I2 flowing through coil C2. So the flux linked to the coil C1 is directly proportional to the current I2 flowing through coil C2. So that is phi will be directly proportional to I2, or phi is equal to Mi. What this M? Here I will write it M12. मैं इसको M12 लिखूंगा. M12 it represents the coefficient of it represents the proportionality constant. ये इस proportionality के बदले मैंने यहाँ पे constant इंट्रोड्यूस किया है और इसको हम नाम देते हैं coefficient of mutual induction. M12 is the proportionality constant known as mutual inductance or coefficient of म्यूचुअल इंडक्शन. इन्हें सेम है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में आता था वैसे ही यहाँ पर भी आता है. सो दिस M इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. सो इसका यूनिट जो SI यूनिट इज अगेन हेनरी. ये हेनरी है इसका SI यूनिट, और इसका इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी है. इसका अगर आप यूनिट देखेंगे वो आएगा फाई बाई आई. फाई का क्या होता है? इट इज सिंपली वेबर, और आई का है एम्पेयर. इट इज वेबर पर एम्पेयर. सो इस तरह से हम ये म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे डिफाइन करते हैं. अब हमने देखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल लॉन्ग सॉलिनॉइड्स. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल लॉन्ग सॉलिनॉइड्स वो हमने डिस्कस करना है. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल लॉन्ग सॉलिनॉइड्स. मैं दो सॉलिनॉइड्स यहाँ पे लेता हूँ. लेट्स कंसिडर टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स. एक सॉलिनॉइड मैं ऐसे लेता हूँ, दूसरा कोएक्सियल. कोएक्सियल मीन्स इनका एक्सिस जो है वो कॉमन आएगा. सो अनदर वन, लेट्स सपोज इसका रेडियस जो है, इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस जो है इट इज R1 है इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस, और इसकी लेंथ जो है लेट्स सपोज लेंथ इस सॉलिनॉइड की है L में इसकी लेंथ लेता हूँ, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है. N1 इसमें है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. और N1 इसमें है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. सो क्लियरली यहाँ पे N1 जो आएगा, स्मॉल n1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इट विल बी कैपिटल N1
डिवाइडेड बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो ये मैंने एक सोलेनॉइड लिया, लेट्स नेम दिस एज S1, इसको मैं S1 नाम रखता हूँ। लेट्स सपोज S1 सोलेनॉइड है ये, इसको हम नाम रखेंगे S1। ये दो पैरामीटर जो है S1 के लिए हैं। अब मैं और एक सोलेनॉइड लेता हूँ, कोएक्सियल है, वो भी सेम एक्सिस आएगी उसकी भी, लेट्स सपोज ये मैं लेता हूँ दूसरा सोलेनॉइड, इसका जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस हम लेंगे, लेट्स सपोज इसका रेडियस जो है वो है R2 है, S2 सोलेनॉइड में नाम रखूँगा इसका। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है इट विल बी, लेट्स सपोज N2, इट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैं रखूँगा N2, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। फिर जो है N2 स्मॉल n2 इट विल बी N2 डिवाइडेड बाई L, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम मैंने रखी है। सो लेट्स कंसिडर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स S1 एंड S2 with cross sectional radii R1 and R2 and number of turns per unit length N1 and N2 respectively। ये हमने यहाँ तक लिया है। लेट्स सपोज जो ये सोलेनॉइड S1 है, I1 current is flowing, I1 current flowing through S1 and I2 current flowing through S2। S1 के थ्रू जो है ये जो अंदर जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन है, इसमें मैंने रखा है इसके थ्रू कितना करंट जाता है, I1 करंट इसके थ्रू पास करता है, और जो बाहर ये है इसके थ्रू मैंने कितना करंट रखा है, इसके थ्रू मैंने I2 करंट पास किया है। तो अब देखिए ज़रा हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंसेस देखनी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने पता है इट विल बी इक्वल टू फाई, अभी जो आपने देखा था फाई इज इक्वल MI, फाई इज इक्वल MI। तो वैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे फ्लक्स जो है, फ्लक्स हमने यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेट करना है। अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे जो टोटल ये ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे हम पहले देखेंगे ये फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड S1, फ्लक्स लिंक्ड टू सोलेनॉइड S1 के साथ कितना फ्लक्स लिंक है। नाउ देखो यहाँ पे हमने पता है जब S2 के थ्रू यहाँ पे करंट क्रॉस करेंगे आप, जब आप करंट फ्लो करेंगे थ्रू S2, तो ये इस करंट की वजह से इस S2 जो बड़ा सोलेनॉइड है, ये बड़ा सोलेनॉइड या S2 जो है, इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड S2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S2 इज, यानी इनसाइड S2, जो इनसाइड S2 आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S2 या इनसाइड S2 आएगा थ्रू करंट I2 फ्लोइंग थ्रू इट, जो इसके थ्रू करंट I2 फ्लो करता है, तो वो आएगा सिंपली म्यू नॉट टाइम्स NI। N उसका क्या है अब N2, I उसके थ्रू कितना है I2।
भूल जाएं, सपोज यहाँ पर ये S1 सोलेनॉइड नहीं है, आपके पास ये S2 सोलेनॉइड है, तो S2 सोलेनॉइड के थ्रू आप जब करंट फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, इट इज म्यू नॉट टाइम्स Ni। अब इस सोलेनॉइड S2 जो है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2, और इसके थ्रू मैंने करंट कितना क्रॉस फ्लो किया था, I2, सो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट N2I2। नाउ अब हमने यहां पे देखना है फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड S1, जो S1 के थ्रू फ्लक्स आएगा, इट विल बी सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके थ्रू कितना आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट मीन्स फ्लक्स टोटल फ्लक्स मैं लिखूंगा, टोटल फ्लक्स थ्रू S1 के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा, so it will be B dot A, यानी it is simply phi, it is equal to BA। अब B मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो सोलेनॉइड S2, अगर आप देखेंगे इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज सिंपली म्यू नॉट N2I2, ये है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड S2 की वजह से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, इनटू एरिया, इसका एरिया अगर आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका रेडियस कितना है, R1, इट इज पाई R1 स्क्वायर। अब ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन लूप, ये एक लूप के थ्रू, लेकिन इसमें कितने टर्न्स हैं, N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सॉरी N1 नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, ये हो गया एक लूप के थ्रू BA, और एक लूप में आएगा BA, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं, N1, सो टोटल फ्लक्स विल बी N1 इंटू BA, इट विल बी N1, तो इस मल्टीपल करेंगे हम N1 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, N1 इंटू L, इट विल बी N1 इंटू L। सो दिस इज फ्लक्स लिंक्ड थ्रू S1। अब हमने पता है कि S1 को जब आप यहाँ पे देखते हो, आप ये S1, ये यहाँ से अंदर जो सोलेनॉइड है इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स देखा, इट इज सिंपली म्यू नॉट टाइम्स N2I2, सो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इतना जनरेट होगा ड्यू टू द आउटर सोलेनॉइड, और उसमें आप ये एरिया रखते हो, अगर आप एक लूप रखते तो B डॉट A आ जाता, इट इज BA, अगर यहाँ पे आप इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स है इसलिए मैंने मल्टीपल किया N1, तो इसलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया म्यू नॉट टाइम्स N2I2 इंटू A के बदले आएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R1 स्क्वायर, हो गया पाई R1 स्क्वायर इंटू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, कैपिटल N1, तो कैपिटल N1 के बदले मैंने लिखा N1L, ये हो गया फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड S1। नाउ अब आपने पता है यहाँ पे, अब हमने पता है अगर आप एक कॉइल लेते हैं, अगर अभी आपने कॉइल लिया था ऐसे, एक कॉइल मैंने यहाँ पर लिया था, दूसरा कॉइल मैंने यहाँ पर लिया था, अगर इसके थ्रू मैंने करंट I2 क्रॉस किया था, जो फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस कॉइल C1 था, इसके थ्रू जो फ्लक्स लिंक आ जाता था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू I2, यानी फाई जो था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू I2। द फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स लिंक आता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द नाइबरिंग कॉइल। तो इसी तरह अगर अब आप यहाँ पे देखते हो द फ्लक्स लिंक्ड थ्रू सोलेनॉइड S1, जो S1 के थ्रू फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स linked through S1 when I2 current is flowing through S2, that will be phi proportional to I2, और प्रोपोर्शनल के बदले हम कांस्टेंट लेते हैं M, लेट मी राइट इट M12, मैं इसको M12 से रिप्रेजेंट करूंगा, where M12 represents म्यूचुअल इंडक्टेंस of solenoid S1 with respect to solenoid S2,
M12 represents mutual inductance of solenoid S1 with respect to S2. ये है यहाँ पे. अब यहाँ ज़रा देखें, इस फर्स्ट एंड सेकंड को देखें आप, फर्स्ट और सेकंड को देखें. फ्लक्स linked through S1 if we know its mutual inductance. This is flux linked through S1 if we know the magnetic field generated by solenoid S2. तो सिंस ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे फ्लक्स थ्रू S1, ये भी रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स थ्रू S1, लेकिन यहाँ पर हमने पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ये भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स थ्रू S1 अगर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है. तो इसका मतलब ये सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं. सिंस इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, सेम. तो इसका मतलब जो है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव M12 इज इक्वल म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट आ गया N1 आ गया N2 आ गया, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L. क्योंकि ये I2 यहाँ पर भी है, I2 यहाँ पर भी है, यानी I2 यहाँ पर भी आएगा, I2 यहाँ पर भी आएगा, वो कैंसिल ही होगा. तो दैट मीन्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, सॉरी, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S1 with respect to solenoid S2 is equal to mu naught times N1 N2 pi R1 square into L. Now ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S1 with respect to solenoid S2. अगर इसी तरह हमने यहाँ पे लेना होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S2 with respect to S1, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स चेक दैट. देखो यहाँ पे जब हम यहाँ पे अब S2 के थ्रू हमने यहाँ पे देखना है कि सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने S2 का देखना है विद रिस्पेक्ट टू S1. अब हमने S1 के थ्रू कितना करंट पास किया था, I1 करंट. तो इसकी वजह से इनसाइड द सोलेनॉइड S1 कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड S1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड और इनसाइड सोलेनॉइड S1, it will be mu naught times Ni. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड सोलेनॉइड S1, ये किसकी वजह से हम कैलकुलेट करते हैं, थ्रू द करंट पासिंग थ्रू सोलेनॉइड S1 के थ्रू जो करंट हमने पास किया था. यानी सिंपल एक सोलेनॉइड है आपके पास ऐसे, इसके थ्रू आप करंट I पास करते हो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है, म्यू नॉट टाइम्स Ni. आउटसाइड अगर हम लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हैं, अगर हम लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हैं तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या लेते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली 0. तो इसीलिए मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड S1 जो आएगा इट विल बी म्यू नॉट टाइम्स Ni. लेकिन इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N1, और इसके थ्रू कितना करंट पास करते हो, I1, म्यू नॉट टाइम्स N1 I1. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S2 के थ्रू अब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, यानी इसके थ्रू कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. देखो इस पोर्शन में जो है, यहाँ पे इस पोर्शन में आउटसाइड सोलेनॉइड S1 वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, 0. क्योंकि अब हम खाली कंसिडरेशन में लेते हैं करंट एज इफ करंट इज ओनली फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड S1. आप ऐसे लेते हो कि जैसे आपने करंट किसके थ्रू पास किया, सोलेनॉइड S1 के थ्रू पास किया आपने करंट. भूल जाए आपने S2 को कोई करंट दिया है. नाउ यू फॉरगेट अबाउट कि आपने S2 को कोई करंट दिया है, क्योंकि हमने देखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S2 का हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना है. इसलिए हमने जैसे अभी जब आप दो कॉइल्स थे, जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल लेते थे तो आप इसके थ्रू करंट पास करते थे. तो सिमिलरली अब मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस इस S2 का देखना है, इसलिए मैंने S1 के थ्रू यहाँ पे करंट पास करना है. तो अब जब आप S1 के थ्रू करंट पास करते हो तो इसके अंदर जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 आ जाता है. इसलिए इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसके थ्रू कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं होगा. जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो खाली किसके थ्रू आ जाएगा, वो खाली सोलेनॉइड S1 के थ्रू आ जाएगा. So that means magnetic flux through S2 it will be equal to magnetic flux through S1. So it will be equal to magnetic flux through S1, क्योंकि S1 के बाहर
मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसलिए यहां से कोई फ्लक्स नहीं होगा। जितना फ्लक्स S1 के थ्रू होगा वही फ्लक्स S2 के थ्रू भी आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू BA, इट इज म्यू नॉट N, चलिए मैं लिखूँ BA। अब देखो यहाँ पे इसमें कितने टर्न्स हैं, इस सॉलिनॉइड S2 में कितने टर्न हैं, इसमें सॉलिनॉइड में N2 टर्न्स है, इसलिए मैं लिखूँगा N2 मल्टीपल। सो इट इज म्यू नॉट टाइम्स N1 I1 इंटू एरिया कितना आएगा इसका, फिर से यही पाई R1 स्क्वायर ही एरिया आएगा इसका, क्योंकि जो बाहर का पोर्शन है उसके थ्रू कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो इनटू नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। N2 अभी आप देख सकते थे, N2 हमने मिला था N2 डिवाइडेड बाई L। सो कैपिटल N2 विल बी स्मॉल n2 इंटू L। सो देयरफॉर जो फ्लक्स आएगा म्यू नॉट टाइम्स N1 I1 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू N2 L। नाउ अब यहाँ पे आप क्या करते हो, अब आप एक कॉइल के थ्रू करंट I1 पास करते हो, तो यहाँ पे आपने देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा। इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू I1। सो इसी तरह यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा फाई मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S2, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S2, जो S2 के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा व्हेन करंट I1 इज फ्लोइंग थ्रू S1, जब S1 के थ्रू कितना करंट आप फ्लो करते हो I1, वो कितना आएगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू I1। फिर आप प्रोपोर्शनलिटी के बदले क्या लेते हो, कांस्टेंट लेते हो। सो मैं लिखूंगा MI1। अब यहाँ पे मैं M21 से रिप्रेजेंट करूंगा, वेयर M21 रिप्रेजेंट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coil, of solenoid S2 with respect to S1। सो देयरफॉर अब देखो ये भी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, ये भी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है थ्रू S2, ये भी थ्रू S2, इसलिए इनका लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड्स भी सेम होने चाहिए। सो दैट मीन्स जो यहाँ पे M21 आएगा, M21 इज इक्वल टू, देखो I1 और I1 क्या होंगे, कैंसर, इट इज म्यू नॉट टाइम्स N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ solenoid S2 with respect to solenoid S1। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ solenoid S1 with respect to S2 वो भी सेम आता है। सो दैट मीन्स चाहे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ solenoid S1 with respect to S2 करें या S2 with respect to S1 करें, रिजल्ट सेम आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड्स। देखो जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 लेंगे, जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त आप कंसिडर करेंगे एज इफ कि ये जो S2 के थ्रू है, ये S1 के थ्रू आपने कोई करंट नहीं दिया है। जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 कैलकुलेट करेंगे तो आप कंसिडर करेंगे एज इफ कि करंट कहाँ से आपने पास किया, खाली S2 के थ्रू पास किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट टाइम्स N2 I2। तो फ्लक्स आएगा म्यू नॉट टाइम्स N2 I2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1 तो इसलिए मल्टीप्लाई आएगा N1। तो फिर आपने पता है जो बाई डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आपने पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वहाँ पे फ्लक्स थ्रू S1 इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू S2, इट विल बी फाई प्रोपोर्शनल टू I2 और फाई इज इक्वल MI2। तो क्योंकि दोनों फ्लक्स S1 के थ्रू है इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल आएंगे, तो यहाँ पे जो M12 आएगा वो आएगा इसके बराबर। फिर जब आप करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2, जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 कैलकुलेट करेंगे तो आप एज्यूम करेंगे एज इफ कि अब आपने करंट कहाँ से पास किया, थ्रू S1, S2 के थ्रू आप कोई करंट नहीं है। जब आप S1 के थ्रू करंट यहाँ पे फ्लो करते हो तो उसकी वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है म्यू नॉट टाइम्स N1 I1, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा म्यू नॉट टाइम्स इट विल बी BA, लेकिन A खाली कौन सा आएगा, ये अंदर वाला एरिया, क्योंकि बाहर जो ये एरिया है इसका, क्योंकि हमने लार्जर हमने ये S2 का एरिया देखना होता है, लेकिन जो S2 का ये एरिया इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता है, इसलिए वो एरिया हम क्या करते हैं एक्सक्लूड, हम खाली अंदर वाला एरिया लेते हैं पाई R1 स्क्वायर इंटू इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे N2 इंटू N2। सो फिर N2 के बदले आपने ये स्मॉल n2 इंटू L सब्स्टिट्यूट किया, तो इसलिए म्यू नॉट टाइम्स N1
इट इज म्यू नॉट टाइम्स n1 n2 पाई r1 स्क्वायर इनटू l। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम यहाँ पे हमें देता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ m सोलेनोइड S1 है विद रिस्पेक्ट टू S2 वो इक्वल टू है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड S2 विद रिस्पेक्ट टू S1। अब आप क्लियरली देख सकते हो जो इंडक्टेंस है, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, कल भी आपने देखा था, वो इस n पे डिपेंड करता है और l पे डिपेंड करता है और a पे डिपेंड करता है। चाहे आपने सेल्फ इंडक्टेंस देखा हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस देखा हो, तो दोनों केस में आपने देखा जो ये इंडक्टेंस है वो डिपेंड करते हैं इन n वैल्यूज पे, l वैल्यूज पे और एरिया पे। सो दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करते हैं, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, कॉइल की ज्योमेट्री क्या है उस पर आप डिपेंड करते हैं, उसकी लेंथ पे डिपेंड करते हैं, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करते हैं ये, और ये डिपेंड करता है कि अंदर जो आपने मीडियम है वो क्या रखा है। अगर आपने कोई और मीडियम रखा है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर, तो फिर ये रिजल्ट जो आएगा m के लिए, वो m के लिए रिजल्ट आएगा फिर म्यू आर म्यू नॉट टाइम्स n1 n2 पाई r1 स्क्वायर इंटू l। उस वक्त ये रिलेटिव परमेबिलिटी फैक्टर आएगा इसमें। इसलिए ये डिपेंड करे, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, इट्स लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट्स साइज, साइज मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, ये ज्योमेट्री मीन्स लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा कि जो कोर है इसके अंदर वो क्या है। अगर वो वैक्यूम है तो म्यू नॉट आता है, अगर कोई और मटेरियल है तो म्यू आर मल्टीपल आ जाता है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो थैंक्स।